मैं ये खासकर वेस्ट बंगाल का, मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ कई वर्ष मंत्री रहने वाले जो पूरी जमीनी जानकारी रखते हैं आदरणीय किरमानंदा जी पे छोड़ता हूं। उनका सुझाव मैं समय समय पर लूंगा। और दूसरे प्रदेशों में जहां पार्टी का संगठन है वहां समाजवादी पार्टी जरूर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी क्या करेगी ये पता नहीं। बीजेपी जिस तरीके से काम करती है करेगी कुछ, निशाना कुछ और होगा। एक आरोप बिजली कर्मियों को लेकर ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह से मिलीभगत करके जो है वो हड़ताल करने में मजबूर कर रही है। मुझे याद है 2014 के बाद जब बनारस में बिजली संकट आया और वहां के भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मुझसे मिले थे, क्योंकि उस समय सरकार समाजवादियों की थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको 24 घंटे बिजली दी जाए। मैंने उसी समय फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। और उसके बाद मैंने उन्हीं वरिष्ठ नेताओं से जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता है, उत्तर प्रदेश ने 2 बार सरकार बनाने का मौका दिया है, उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ना चाहिए। लेकिन आज भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का दिल्ली की सरकार ने नहीं बढ़ाया है। और ये लग रहा है कि ये जानबूझ करके हड़ताल करा करके उन कर्मचारियों को इन्होंने भरोसा दिलाया था एक समय पर कि आपकी सभी मांगों को माना जाएगा। चुनाव से पहले इन्होंने बुला करके कहा था बीजेपी के नेताओं ने। और आखिरकार जब वो अपनी मांग कर रहे हैं तो बीजेपी क्यों पीछे हट रही है? ये संकट पूरा पैदा किया हुआ है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट हो और इसी के बहाने हम उत्तर प्रदेश के सब कारखानों को बेच करके प्राइवेट हाथों में दे दें। 2019 में ब्रिगेड में यहाँ पर बड़ी सभा हुई थी, सारी पार्टियां जो विपक्षी हैं वहां जमा हुई थी, एकत्रित हुई थी। अब क्या 24 से पहले इस तरह का कोई लक्ष्य है कि सबको एकत्रित करेंगे? क्या अभी तक कोई सूची तैयार है? अभी सूची तैयार नहीं है, समय आने पर आप देखेंगे कि कार्यक्रम जगह जगह पर बड़े होंगे। ये प्रयास लगातार चलता रहेगा लोकसभा के चुनाव तक। मैं उत्तर प्रदेश में कई यात्राएं कर चुका हूं और हमारी पार्टी के लोग कहेंगे तो हम यात्रा के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। देश के सामने संकट इतना बड़ा है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहता हूं आपसे। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का केवल एक विभाग का उनके प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट कर दिया गया था एक प्राइवेट फर्म में, और प्राइवेट फर्म वो डूब गई। वो एक जानी मानी कंपनी थी और उस समय बोर्ड ने इसलिए फैसला लिया था कि उन्हें उम्मीद थी कि इस प्रोविडेंट फंड को हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन 2 साल के अंदर वो कंपनी फेल हो गई, वो कंपनी भाग गई पैसा लेकर के। तो उस समय जिन जिन अधिकारियों ने वो फैसला लिया था उन अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। ईडी जांच हुई, इनकम टैक्स के छापे पड़े, सीबीआई जांच कर रही है। मैं वही बात दोहराना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हुए थक नहीं रहे थे और वो ये बात कहते थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियां इतनी अच्छी हैं कि देखिए भारत का एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच गया है और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो वही उद्योगपति नंबर 1 पर हो जाएगा। ये गर्व की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का प्रचार किया। जिस तरीके से वो G20 का पूरे देश में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। आज बताइए वो उद्योगपति कहां है? अगर पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए उस समय बोर्ड में जितने लोग थे जिन्होंने फैसला लिया था उनको जेल भेजा जा सकता है, तो आज भारत का पैसा डूबा है
हमारी बैंकों का पैसा डूबा है, LIC का पैसा डूबा है। क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को जेल भेजा था? क्या SBI के और LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारी सीमाएं जिस तरीके से सिकुड़ रही हैं, जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं सीमाओं को लेकर के, कि लगातार देश के सामने संकट है, उसको भी सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के सामने नहीं रख रही है। और देश में चरम सीमा पर महंगाई, पूरे देश में कहा गया था कि महंगाई कम होगी। आज बताइए डीजल पेट्रोल की कीमत कहां है? इसका मुनाफा कहां जा रहा है? अगर डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा पहुंच रहा है वो आखिरकार किसके पास जा रहा है? इसी तरह किसान को कहा गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी। आप बताइए आय क्या किसानों की इस महंगाई में दोगुनी हो गई? उत्तर प्रदेश में आलू का जो किसान है वो बर्बाद हो गया। अभी जब बजट पढ़ा गया उत्तर प्रदेश में तो कहा गया कि आलू खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुझे लगा कि 1000 करोड़ जब बजट में पैसा रखा गया तो किसानों का मुनाफा देकर के आलू खरीदा गया होगा। सबसे ज्यादा आलू कन्नौज में, फरक्काबाद में, आपके कानपुर देहात में, और देश का सबसे अच्छा आलू अगर कहीं होता है उत्तर प्रदेश में तो वो आगरा के आसपास एतमादपुर और उस तरफ होता है, खंदौली इलाके में। एक भी आलू कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं खरीदा। और बिजली का संकट हो गया तो सोचिए कोल्ड स्टोरेज क्या हालत होगी। जब डीजल महंगा है तो कोल्ड स्टोर कैसे चलेंगे? तो इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और अभी जो देश के आंकड़े हम देखें, अगर देश ये कहता है कि हम इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे, अगर इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आप बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की अगर अर्थव्यवस्था नहीं बेहतर होगी तो आप कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर लेंगे? कोई भी आंकड़ा बिना उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को बेहतर हो किए बिना देश के आंकड़े ठीक नहीं होते हैं। तो इनका किसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए वो जनता को गुमराह करने के लिए समय समय पर नई चीजें करते हैं। मीडिया का साथ ले लेते हैं, अखबारों का साथ ले लेते हैं। मैं ये आपको कह सकता हूं, मेरी खुशी की बात है कि पिछला चुनाव जब हुआ था, देश की इकलौती समाजवादी पार्टी होगी जिसने एड पर 1 रुपया नहीं खर्च किया। टीवी पर एड पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, अखबार के एड पर 1 रुपया नहीं खर्च किया। और अगर सोशल मीडिया का आप निकालेंगे, वो तो ओपन प्लेटफॉर्म है, सबसे कम खर्चा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। और समाजवादी पार्टी ने एक उदाहरण पेश किया देश में कि इतनी बड़ी पार्टी के सामने, उनके इतने बड़े मैनेजमेंट के सामने अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए आपको याद होगा कि एक इत्र कारोबारी, उनके यहां 250 करोड़ रुपए निकले थे, 250 करोड़ रुपीस कैश। और जब जानकारी मिली भारतीय जनता पार्टी को कि गलत जगह छापा मार दिया, और जब जानकारी सच्चाई सामने आई तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल इंडिया, उन्हें छापा मारना था पी जैन के यहां और छापा मार दिया पी जैन के यहां। एक पी जैन थे कन्नौज में, उसी नाम के थे कानपुर में। तो उनकी छापा मारने वाली जो एजेंसी है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो कन्नौज न जाकर के कानपुर पहुंच गई और बीजेपी ने अपने ही नेता के यहां छापा मार दिया। आपके यहां तो थोड़ा बहुत छापा मारा है, लेकिन वहां 250 करोड़ रुपए निकले थे। वो बीजेपी का नेता था। पूरे देश के दल चाहते हैं। और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जिस समय कांग्रेस के समय पर सेंसस हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय नेताजी और शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दक्षिण भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे सब सोनिया गांधी जी से मिले थे, मनमोहन सिंह जी से मिले थे। उस समय पी चिदम्बरम जी ने भरोसा दिलाया था कि जाति जनगणना होगी, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार कास्ट सेंसस करेगी जिससे कि हर जाति तक हम लोग पहुंच सकें,
क्योंकि जात को हम भुला नहीं सकते। ये हमारी आपकी सच्चाई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मूल भावना थी आरक्षण देने की, मंडल कमीशन की, उस मूल भावना से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और उसने हमारा और किसी का कंपटीशन खत्म कर दिया। जो कंपटीशन होता था वो खत्म कर दिया। अगर आप मेरिट देखेंगे तो आज पिछड़ों की मेरिट ज्यादा है, जो जनरल में आ रहे हैं उनके बराबर मेरिट में पिछड़े भी पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी वो है, अपने स्वार्थ में उन्होंने हमारा कंपटीशन भी खत्म करा दिया। वो भी अपनी भूमिका तय करे, जैसे कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे वैसे ही वो दल भी मिलकर के अपनी भूमिका तय करे। अभी फिलहाल इस तरह की कोई प्रस्ताव हमारे दल में नहीं आया है। वो बड़े दल रहे हैं और एक बड़ा दल है, इसलिए वो अपनी भूमिका तय करें। इस पर उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन दक्षिण के बहुत सारे नेता मैं उनसे मिला हूं, वो जाति गणना चाहते हैं और देश की जो बड़ी संख्या में आबादी है वो इस भावना से जुड़ती है। भाजपा एक नई कैटेगरी की बात कर रही है, पसमानदा मुसलमान, इससे यूपी के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी जब हारने लगती है तो सबके पैर जोड़ने लगती है। जिनको अपमानित किया, आप बताइए, नेताजी के समय पर उनको फ्री बिजली मिलती थी, फ्री बिजली बुनकरों को, और बीजेपी ने इसलिए बिजली छीन ली कि ये मुस्लिम है, बुनकर है, इसलिए बिजली छीन ली। आप पता करिए, उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री दी जाती थी बुनकर भाइयों को, और मैंने बड़े बड़े सेंटर्स बनाए थे, बुनकर बाजार, भदोई में कारपेट बाजार बनाया था, वर्ल्ड क्लास एक्सपो मार्ट, उसका बजट खत्म कर दिया। नोएडा में जहां पर बड़ा सेंटर है, नोएडा सेंटर है, जहां की जमीन हजारों एकड़ की है, वहां पर बुनकरों के लिए एक सेंटर बनाया था मैंने, वो सेंटर बंद कर दिया। लखनऊ के हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, शिल्पग्राम जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे थे उनको, वो बंद कर दिया। सबसे बेहतरीन उत्तर प्रदेश में साड़ियां अगर कहीं बनती हैं, वो आजमगढ़ के पास मुबारकपुर में बनती है, वहां पर साड़ी बाजार दिया था और सुविधाएं बिजली की देने लगे थे, अन्य सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर के दे रहे थे, पेंशन दे रहे थे, वो सब बंद कर दिया। और मुझे याद है, स्किल डेवलपमेंट के लिए दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो हमारे बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, उनको बेहतर सिखाने के लिए और ट्रेन करने के लिए मैंने सेंटर बनाए थे, वो सेंटर भी बंद कर दिए। तो उनसे क्या उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी से? ये भारतीय जनता पार्टी केवल धोखा देना जानती है। नहीं, वो जानते हैं, वो धोखा देना जानते हैं। कोई भी संस्था नहीं बची है जिसमें भारतीय जनता पार्टी दबाव न बनाए या हस्तक्षेप न करे। ये कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं, ये अभी से नहीं, कई बार इस तरह के सवाल उठे हैं। ये लगता है उत्तर प्रदेश से आपको व्हाट्सएप आया होगा। वो हम अब हमारे साथ हैं और पूरी तरीके से हमारे साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। और आपको याद होगा, जिस समय मैनपुरी का इलेक्शन चल रहा था, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी फिजिक्स पढ़ाने लगे थे, कुछ पेंडुलम की बात करने लगे थे, और देखिए कैसा परिणाम आया कि जिस विधानसभा से हमारे चाचा जीत करके आते हैं, उस विधानसभा ने 1 लाख से ज्यादा वोट से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया था।
देखिए, हम जितने लोग यहाँ पर हैं वो नेताजी के आशीर्वाद से हैं हम लोग, और नेताजी के ना रहने का दुख हम सब लोगों को रहा, लेकिन नेताजी ने विरासत में जो हमें समाजवादी आंदोलन दिया है, इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है। यही हमने संकल्प यहाँ पर लिया है। हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, अच्छे चेहरे हैं, कोई भी आ जाएगा।